वेलकम टू द बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हम देख रहे हैं भारत के दो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स और वजीरेक्स। इन पे हाल में साइबर अटैक्स हुए। घटनाएं दोनों ही गंभीर थीं, पर जिस तरह से हुई और जैसे इनसे निपटा गया, उसमें काफी अंतर है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास जो जानकारी है उससे क्या खास बातें पता चलती हैं। पहले कॉइन डीसीएक्स की बात करते हैं। यह हमला हुआ 19 जुलाई 2025 को और अमाउंट था लगभग $44.2 मिलियन, मतलब करीब 368 करोड़ रुपए। हाँ, 368 करोड़, और ये पैसा उनके इंटरनल ऑपरेशनल वॉलेट से निकाला गया था। अच्छा, ऑपरेशनल वॉलेट से? हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि यूजर्स के जो पर्सनल वॉलेट थे या कोल्ड स्टोरेज में फंड था, वो पूरी तरह से सेफ था। ओके, ये तो राहत की बात है, पर हुआ कैसे ये? क्या वजह थी? वजह बताई जा रही है सर्वर साइड की कोई कमी, और उनका जो ऑटोमेटेड क्रॉस चेन लिक्विडिटी सिस्टम है ना, उसमें भी शायद कोई सिक्योरिटी लैप्स था। तो कह सकते हैं कि ये एक टेक्निकल चूक थी। और उन्होंने रिएक्ट कैसे किया? मतलब एक्सचेंज की तरफ से क्या एक्शन लिया गया? उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। जैसे ही पता चला, उन्होंने फौरन जो प्रभावित सिस्टम थे उन्हें आइसोलेट किया। अच्छा। और साथ ही सर्टन, मतलब अपनी इंडियन साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और ब्लॉकचेन फॉरेंसिक एजेंसीज के साथ जांच शुरू कर दी। और मैंने सुना उन्होंने रिकवरी बाउंटी भी अनाउंस की। हाँ बिल्कुल, करीब $11 मिलियन की, जो चोरी हुए फंड का लगभग 25% है। ये तो काफी मतलब ट्रांसपेरेंट अप्रोच लगता है। निश्चित रूप से। अब इसकी तुलना अगर हम वजीरेक्स से करें, जो जुलाई 2024 में हुआ था, तो मामला बिल्कुल अलग दिखता है। हाँ, वजीरेक्स वाला तो बहुत बड़ा था ना। अमाउंट कितना था उसमें? बहुत ज्यादा, करीब $249.9 मिलियन, मतलब लगभग 2000 करोड़ रुपए। 2000 करोड़? और वो कहाँ से गया? ऑपरेशनल वॉलेट से या कहीं और से? यही सबसे चिंता की बात थी। वो सीधा एक्सचेंज के मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट से चोरी हुआ। कोल्ड वॉलेट से? मल्टी सिग वाले से? हाँ, जहां यूजर्स का पैसा रखा होता है। तो इसका मतलब यूजर्स को सीधा फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा? बिल्कुल। और शक है कि इसके पीछे लैज़रस ग्रुप का हाथ हो सकता है। लैज़रस ग्रुप? वो जो नॉर्थ कोरिया वाला स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है? जी हाँ, सोर्सेज उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और वजीरेक्स की जो प्रतिक्रिया थी, वो भी कॉइन डीसीएक्स से काफी अलग थी। उन्हें अपने ऑपरेशंस टेम्पररी बंद करने पड़े। फिर उन्होंने एक रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी लाने की कोशिश की, लेकिन उसे सिंगापुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ओहो, तो लीगल पचड़े भी शुरू हो गए। हाँ, और जानकारी बाहर आने में भी काफी देर हुई। इससे इन्वेस्टर्स में काफी बेचैनी बढ़ी। तो मतलब सिर्फ अमाउंट का ही फर्क नहीं है, अटैक का टाइप और रिस्पॉन्स सब कुछ अलग था। बिल्कुल। कॉइन डीसीएक्स का मामला लगता है जैसे एक ऑपरेशनल सिक्योरिटी ब्रीच था, जिसे उन्होंने ठीक ठाक हैंडल किया कम्युनिकेशन वाइज भी। पर वजीरेक्स का मामला कहीं ज्यादा सीरियस था। कोल्ड वॉलेट का कॉम्प्रोमाइज होना, वो भी मल्टीसिग वाला। हाँ, मल्टीसिग का तो मतलब ही होता है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। एग्जैक्टली। उसका टूटना सिर्फ टेक्निकल फेलियर नहीं है, ये शायद प्रोसेस या गवर्नेंस लेवल पर भी गहरी कमियों की तरफ इशारा करता है। मतलब हो सकता है प्रोटोकॉल्स ठीक से फॉलो ना हुए हों। बिल्कुल, शायद। और हाँ, अमाउंट का फर्क तो बहुत बड़ा है ही, 368 करोड़ और 2000 करोड़। इससे वो ट्रांसपेरेंसी वाली बात भी सामने आती है। कॉइन डीसीएक्स ने जल्दी बताया सब कुछ। हाँ, जिससे शायद कम्युनिटी का ट्रस्ट थोड़ा बना रहा, जबकि वजीरेक्स की तरफ से देरी हुई, क्लैरिटी नहीं थी, जिससे इन्वेस्टर्स में अविश्वास पैदा हुआ। ये दिखाता है कि क्रिप्टो जैसे सेंसिटिव मार्केट में क्लियर और टाइम पर कम्युनिकेशन कितना जरूरी है, खासकर क्राइसिस के टाइम पे। तो इन दोनों घटनाओं से इन्वेस्टर्स क्या सीख सकते हैं? मतलब सिर्फ रिटर्न देखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सोर्सेज हमें यही याद दिलाते हैं, इन्वेस्टर को किसी भी एक्सचेंज की सिक्योरिटी पॉलिसीज देखनी चाहिए, उनका ट्रांसपेरेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और सबसे ज़रूरी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे निपट कैसे सकते हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। कॉइन डीसीएक्स ने दिखाया कि चलो, एक मजबूत कोल्ड वॉलेट इंफ्रास्ट्रक्चर कम से कम यूजर फंड्स को बचा सकता है। वहीं वजीरेक्स का केस बताता है कि मल्टीसिग जैसी टेक्नोलॉजी भी फेल हो सकती है अगर गवर्नेंस और प्रोसेस ठीक ना हो। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ प्रोसेस और मैनेजमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड नहीं रह सकते। और रेगुलेशन का क्या एंगल इसमें? इन घटनाओं से रेगुलेटरी नजरिए से क्या लगता है? ये दोनों मामले भारत में एक मजबूत क्लियर क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर देते हैं।
अर्जेंट ज़रूरत है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हों, रेगुलर ऑडिट्स हों और एक्सचेंजेस की अकाउंटेबिलिटी तय हो। सही बात है। CERTN की जांच या सिंगापुर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट, ये सब दिखाता है कि रेगुलेटरी नज़र अब बढ़ रही है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल। तो अगर हम समराइज करें तो कह सकते हैं कि CoinDCX अपनी बेहतर स्ट्रैटेजी, तेज एक्शन और ट्रांसपेरेंसी की वजह से इस संकट से उबरता दिख रहा है। भले ही उन्हें ऑपरेशनल लॉस हुआ हो। हाँ, बिल्कुल। जबकि वजीर एक्स को न सिर्फ यूजर फंड्स का भारी नुकसान झेलना पड़ा, बल्कि उनके गवर्नेंस पर भी सवाल उठे और वो लीगल मुश्किलों में भी फंस गए हैं। ये साफ दिखाता है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में ट्रस्ट सिर्फ अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, वो बनता है सॉलिड मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदार रवैये से। यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि इन सब घटनाओं को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स हैं वो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर क्रिप्टो के जो फायदे हैं और जो ये लगातार बढ़ती सिक्योरिटी रिस्क्स हैं, इनके बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये एक बड़ा सवाल है। चलो, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।